बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। कल DGISPR साहब कह रहे थे वो झूठ है कि पाकिस्तान की फौज का सियासत में कोई किरदार नहीं है। पाकिस्तान के सबसे मकबूल सियासी लीडर को इस वक्त जो नाकर्दा जराइम की सजा दी जा रही है वो पाकिस्तान के फौजी जर्नैल आसिम मुनीर साहब और उनके चंद साथी मिलकर दे रहे हैं। इसमें सियासतदान कभी भी इस लेवल तक नहीं जाते। सियासतदान मामला फहम होते हैं, वो जानते हैं कि जितना जुल्म हम करेंगे कल को हमें भी ऐसी जुल्म की चक्की में पिसना पड़ेगा। बहरहाल ये इमरान खान साहब का मामला है, मुलाकातें उनकी बंद की हुई हैं। बार बार उनके वकला अदालत को बताते हैं कि जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के एक लार्जर बेंच के फैसले के बावजूद लगभग 6-8 महीने हो गए हैं इमरान खान साहब से कोई मुलाकात नहीं करवाई जा रही, बल्कि जो तौहीन अदालत की उन्होंने दरखास्त दायर की कि अदालती फैसले पर अहकामात पर अमल नहीं कर रहा सुप्रिंटेंडेंट ऑफ अडयाला जेल, इसके ऊपर भी समाअत नहीं हो रही। तौहीन अदालत की दरखास्त भी नहीं सुनी जा रही, तो यहां तक तो सूरत हाल पहुंची हुई है। तो निजाम किस तरीके से किसी को दीवार से लगाता है। देखें, रिजवी बरादरान की तरह आप उनसे इख्तलाफ कर सकते हैं, मुझे उनके तर्ज सियासत से बड़ा इख्तलाफ है। वो जिस तरीके से अपने मुखालफीन के साथ गालम गलोच करते हैं, मुझे उससे इख्तलाफ है, लेकिन इसके बावजूद उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई होनी चाहिए वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। यह नहीं हो सकता कि आप एक मजमे के ऊपर गोली चलाएं और एक तरफा फायरिंग करके बहुत सारे लोगों को जाम हक कर दें, शहीद कर दें, और वहां से आप लाशें तक उठाकर ले जाएं और लाशें आप इस शर्त के ऊपर दें लोगों को कि आप नमाज जनाजा खामोशी से पढ़ेंगे और आप मुकदमा दर्ज नहीं करवाएंगे हुकूमत के ऊपर, और सारा मुद्दा आप दबा दें। और उसके बाद जो दो वहां पे भाई हैं खादम रिजवी के दोनों बेटे साद रिजवी और अनस रिजवी, उन दोनों को गायब कर दिया जाए। लगभग 7 महीने हो गए हैं, कुछ मालूम नहीं है कि इनको आसमान खा गया या जमीन निकल गई, कोई पता नहीं चल रहा दोनों भाई कहां गए। और मैं आपको पहले दिन से एक बात बता रहा हूं कि ये इंटेलिजेंस एजेंसियों की जबरी हिरासत में है, इनको जबरी तौर पे गुमशुदा किया हुआ है। और ये एक और केस है पाकिस्तान में जबरी गुमशुदगियों के हवाले से। DGISPR ने जो स्टेटमेंट दिए एक दिन पहले, उन स्टेटमेंट्स की दुर्गत बन गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एक फैक्ट निकाल निकाल के जो है वो सामने रखा कि जनाब DG साहब आप तो झूठ बोल रहे हैं, सियासत में तो आपका बेहतरीन किरदार है। देखिए, सियासत में किरदार है तो पाकिस्तान यहां तक पहुंचा है ना। पाकिस्तान में आज तक सियासतदानों ने इतनी सियासत नहीं की जितनी सियासत पाकिस्तान में जर्नैलों ने की है। यानी ये सियासतदानों ने कहा कि जनरल बाजवा ने जितनी सियासत की उतनी सियासत तो हमने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं की जितनी हमने जनरल बाजवा को 1-2 साल में करते हुए देख ली। और आसिम मुनीर साहब भी उसी नक्शे कदम पे चल रहे हैं, वो भी सियासत कर रहे हैं। तो DGISPR का जो बयान है वो गलत बयान नहीं है, वो झूठ बोल रहे हैं कि पाकिस्तान की फौज का या जर्नैलों का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है। उनका सियासत से गहरा ताल्लुक है, और पाकिस्तान में जितनी भी सियासत हो रही है उसमें मरकजी किरदार पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही है। देखें ना, 4 मरतबा जो मार्शल लॉ लगाया, ये कारपोरेशन वालों ने तो नहीं लगाया पाकिस्तान में, या महकमे डाक वालों ने तो नहीं लगाया, या कोई ट्रैफिक वार्डन आगे थे उन्होंने आगे मार्शल लॉ लगा दिया। पाकिस्तान में मिलिट्री जर्नैलों ने लगाया ना 4 मरतबा मार्शल लॉ, हुकूमतें गिराई बनाई सारा कुछ किया, ये मिलिट्री जर्नैलों ने किया। कोई महकमा तालीम ने तो नहीं किया था, या स्कूल के हेडमास्टरों ने मिलकर तो मार्शल लॉ पाकिस्तान में नहीं लगा दिया था। ये मार्शल लॉ पाकिस्तान में पाकिस्तान की फौज ने लगाया था, और पाकिस्तान के जर्नैलों ने ये जो किया पाकिस्तान के साथ उन्होंने ही किया। तो लोग अब एतबार करते नहीं है, और उसकी वजूहात भी है। देखिए, जिस तरह के लोगों को ये चुनकर लाए हैं वो अपनी अयाशी में लगे हुए हैं। एक बड़ी जबरदस्त बात की तैमूर झगड़ा साहब ने, उन्होंने बताया कि इंडिया IMF के प्रोग्राम में भी नहीं है। इंडिया के पास जो है वो पैसे भी पाकिस्तान से ज्यादा हैं। इंडिया एक तगड़ा मुल्क है, बड़ा मुल्क है, उनके पास वसाइल भी ज्यादा हैं, उनके सूबे बहुत अमीर हैं। लेकिन उनके अमीर तरीन सूबों में से भी किसी सूबे के गवर्नर ने, वजीर आला ने, या किसी उनके हाकिम ने गल्फ स्ट्रीम जैसा अयाशी वाला महंगा जहाज नहीं लिया। जबकि पाकिस्तान IMF प्रोग्राम में भी है, फिर भी मरियम नवाज ने गल्फ स्ट्रीम का महंगा तरीन जहाज, जो अयाशी वाला जहाज है, वो खरीदा अपने लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपनी फैमिली की सहूलत के लिए उन्होंने ये जहाज लिया। तो देखें ना, इंडिया की इकोनॉमी कहां से कहां पहुंच गई। वो फैसला करते हैं तो उनको ये पता होता है कि पब्लिक का इंपैक्ट आएगा। पाकिस्तान की इकोनॉमी कहां से कहां गिर गई और पाकिस्तान के हालात कहां से कहां पहुंच गए, क्योंकि हुक्मरानों को पता है कि अवाम से वोट लेकर तो हमने आना नहीं है, जब दिल करेगा जूते पॉलिश करेंगे, इक्तदार में आ जाएंगे।
झूठे वादे कर करके इन्होंने लोगों को बेवकूफ बनाया। 300 यूनिट तक इन्होंने पाकिस्तानियों को बिजली मुफ्त देनी थी। ये वादे मैंने आपको निकालकर सुनाए हैं, एक मर्तबा नहीं कई मर्तबा निकालकर सुनाए हैं कि 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त फराहम करनी थी पाकिस्तानियों को। पीएमएलएन ने, पीपल्स पार्टी ने और इस्तेकाम पार्टी, इन्होंने वादे किए हुए थे कौम के साथ कि 300 यूनिट तक जो बिजली इस्तेमाल करेगा उसको बिल ही नहीं आया करेगा फारिग। अब जो 300 यूनिट तक की बिजली है उसको इतना महंगा कर दिया कि 5-5, 6-6 गुना लोगों को बिल आ रहे हैं। बल्कि जो थोड़ी बहुत सब्सिडी बीच में रह गई थी आईएमएफ के ऑर्डर के ऊपर, वो सब्सिडी भी अब ये खत्म कर रहे हैं। ये इन्होंने पाकिस्तानियों के साथ किया कि जो बिजली मुफ्त देनी थी उसके ऊपर इजाफी ना सिर्फ टैक्सेस लगा दिए, बल्कि उसके ऊपर जो थोड़ी बहुत बचत थी, जो थोड़ी बहुत सब्सिडी थी, वो भी खत्म कर दी गई है। नाजरीन, पाक फौज और अवाम के बीच में जो एक खलीज पैदा हुई, ये जर्नैलों की सियासत की वजह से हुई। ऐसा नहीं है कि पाकिस्तानी लोग किसी सियासतदान की वजह से या किसी स्टेटमेंट की वजह से या किसी एक शख्स के नजरिए की वजह से पाकिस्तान की फौज से दूर हो गए, या एक जो खलीज पैदा हुई वो इस वजह से हुई। नहीं, ये नहीं है। वजह यह है कि जर्नैलों ने ऐसी घटिया सियासत की पाकिस्तान में जिसकी वजह से अवाम फौज जैसे इदारे से दूर हो गई। हालांकि ये कुर्बानी भी देते हैं, जाने कुर्बान करते हैं, सरहदों की हिफाजत भी करते हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग इनसे दूर हो गए और वो चीजें खुल गई जो माजी में कभी नहीं खुली थी कि इनके बेशुमार कारोबार हैं, बहुत सारी और चीजें हैं, अपने मफादात हैं, ये चीजें कभी नहीं खुली थी। मिसाल के तौर पे ये वजीराबाद में ये अहमद बुबक साहब ने एक वीडियो शेयर की है। ये वीडियो देखें आप, इसमें सारी कहानी है। वजीराबाद के अंदर मार्का हक के बाद जो है वो एक अजीमुशान रैली निकाली गई और इसमें पाक फौज के साथ इजहार यकजहती किया गया। इसमें लिखा हुआ है, मार्का हक ने 1 साल मुकम्मल होने पर पाक फौज के साथ इजहार यकजहती। एक तरफ मरियम नवाज का फोटो है, एक तरफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फोटो है। तो 5 बंदे यहां पे सिविलियन हैं और 5-6 बंदे जो है वो यहां पे, टोटल 10 के करीब बंदे, बाकी जो है वो सुथरा पंजाब के वर्कर्स हैं। तो थोड़े से सुथरा पंजाब के वर्कर्स हैं और थोड़े से सिविलियन हैं। ये 10 लोग रैली निकाल रहे हैं पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए, उस मुल्क में जहां पे 25 करोड़ लोग रहते हैं। देखिए, ये फौज के साथ क्या हुआ? क्या फौजियों ने कुर्बानी देना बंद कर दी? क्या फौजियों ने अपनी ट्रेनिंग बंद कर दी? क्या इंडिया हमला करेगा तो फौज नहीं लड़ेगी? क्या कोई और हमला करेगा तो फौज जवाब? सारा कुछ तो वैसे ही है। असल में जर्नैलों ने जो कुछ पाकिस्तान की अवाम के साथ कर दिया, उसकी वजह से जर्नैल जिस इदारे से ताल्लुक रखते थे उस इदारे से अवाम मुतनफर हो गई और दूर हो गई। ये पाकिस्तान की फौज को सोचना पड़ेगा कि फायदा ले जाते हैं चंद जर्नैल, वो अपने घर भर लेते हैं, वो अपने फायदे ले लेते हैं, वो अपने मफादात कमा लेते हैं, वो एक्सटेंशनें ले लेते हैं, वो इस्तिस्ना ले लेते हैं, उनकी मौजें लग जाती हैं, वो पूरी दुनिया में ताल्लुकात बना लेते हैं, उन्हें गिफ्ट भी मिलते हैं। लेकिन बतौर इदारा फौज को क्या मिलता है? ये तो फौज को सोचना पड़ेगा कि जब तक वो सियासत में मुदाखलत करते रहेंगे वो गैर मकबूल होते रहेंगे, अवाम उनसे दूर होती चली जाएगी, जैसा कि ये आप देख रहे हैं। एक और मिसाल आपको मैं देता हूं। ये आईएसपीआर ने नगमा जारी किया इसे 6 दिन पहले। मुझे अच्छी तरह याद है, आईएसपीआर का नगमा आता था ना तो 24 घंटे के अंदर 2-3 मिलियन लोग उसको देख लेते थे। यानी 50, 60, 70 लाख लोगों का देखना मसला ही कोई नहीं होता था। अब ये 6 दिन से नगमा लगा हुआ है आईएसपीआर का सोशल मीडिया पे और ये को 50,000 लोगों ने देखा है। 6 दिन हो गए इस नगमे को लगे हुए आईएसपीआर के अपने ऑफिशियल चैनल के ऊपर। आप अंदाजा करें कि इसके जो ऑफिशियल चैनल है 6.5 मिलियन इसके सब्सक्राइबर्स हैं, 6.5 मिलियन, और 1 लाख लोगों ने भी इस नगमे को नहीं सुना, इसको नहीं देखा। हालांकि इनको तो फायरवॉल भी नहीं लगता। हमें तो चलो पाकिस्तान में फायरवॉल लग जाता है। मोबाइल फोन कंपनियों को इन्होंने कहा हुआ है कि रोको इनकी वीडियोस को, मुख्तलिफ तरीके इन्होंने बनाए हुए हैं, हमारी वीडियोस को रोकते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन आईएसपीआर की वीडियोस को तो कोई नहीं रोकता ना। तो 50,000 तक ये सोचना पड़ेगा पाकिस्तान की फौज को कि लोगों को पाकिस्तान की फौज से दूर करने के लिए जिम्मेदार कौन है। पाकिस्तानी तो इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, पाकिस्तानी तो सीधे सीधे लोग हैं। ये वो जर्नैल जिम्मेदार हैं जिन्होंने इदारे को इस्तेमाल किया है। बहरहाल सोचेंगे जितनी जल्दी उतना अच्छा है। डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर बड़ी खौफनाक धमकी लगाई। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी कि अगर ईरान ने डील ना की और जंगबंदी खत्म हुई तो ईरान में से एक बहुत बड़ा शोला निकलता हुआ देखेंगे आप। अब इतना बड़ा शोला तो एटम बम का ही निकलता है।
डोनाल्ड ट्रंप हर दूसरे तीसरे दिन ऐसी धमकी लगा देता है जिससे पूरी दुनिया डर जाती है कि पता नहीं डोनाल्ड ट्रंप दुनिया के साथ क्या करने वाला है। वो कैमला हैरिस हैं जो डोनाल्ड ट्रंप के मुकाबले में इलेक्शन लड़ी थी सदारती, उन्होंने अब निकलकर स्टेटमेंट दिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ। उन्होंने कहा जी कि इस जंग का सबसे बड़ा बेनिफिशियरी कौन है? वो रशिया है। इस मसले की वजह से जो ट्रंप ने किया है और इसने रूस के ऊपर से पाबंदियां उठा दी, अब रशिया पैसे कमा रहा है। आपको मालूम है इसका मतलब क्या है? रूस ये पैसे किसी सूरत नहीं कमा सकता था अगर डोनाल्ड ट्रंप ये सब ना करता। तो मैं ट्रंप को बेवकूफ कहकर उसे फायदा नहीं देना चाहूंगी। वो खतरनाक है और बहुत खतरनाक है। अमेरिकी सिक्योरिटी और खुशहाली दांव पर लगी हुई है और वो उसका इन्हिसार इस बात पे है कि डोनाल्ड ट्रंप क्या करता है और डोनाल्ड ट्रंप क्या नहीं करता, इसके ऊपर उस बात का इन्हिसार है। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी जंग अजीम के बाद किसी भी पार्टी से ताल्लुक हो, किसी भी अमेरिकी सदर का, चाहे वो डेमोक्रेट है चाहे वो रिपब्लिकन है, अमेरिका का वो पहला सदर है दूसरी जंग अजीम के बाद जिन्होंने अपने इत्तेहादियों के साथ अमेरिकी ताल्लुकात की अहमियत का मजाक उड़ाया, यानी अमेरिकन के ताल्लुकात खराब कर दिए इत्तेहादियों के साथ। उन्होंने कहा हम सफारतकारी से बहुत कुछ हासिल कर सकते थे, ग्रीनलैंड भी हासिल कर सकते थे, मगर जो डोनाल्ड ट्रंप ने किया वो खतरनाक है। ये पहला सदर है जिसने हमारे इत्तेहादियों से ताल्लुकात बिगाड़ दिए हैं, उनकी तौहीन की है, उन पर उंगलियां उठाई हैं, उनके साथ बदतमीजी की है और उनके नाम बिगाड़े हैं। ये डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। फिर उन्होंने कहा जी अमेरिका अब पहले से ज्यादा नाकाबिले भरोसा हो चुका है। हम अपने दोस्तों के लिए गैर मोतबर हो चुके हैं, बतौर दोस्त नाकाबिले एतबार हो गए हैं और इसी बिना पर हम अपना असर रसूख भी खो चुके हैं। एक बात ईरान ने की है। ईरान के वजीर खारजा अब्बास अराक्ची, डोनाल्ड ट्रंप पे तो चलो दबाव बढ़ रहा है अमेरिका के अंदर, लगातार बढ़ रहा है, बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अब्बास अराक्ची ने एक स्टेटमेंट दिया है जिससे अमेरिका के अंदर घंटियां बजी हैं। एक तो उन्होंने कहा कि जब भी मामला सफारती तरीके से हल करने की जानिब बढ़ रहे होते हैं तो अमेरिका खतरनाक फौजी मुहिम जोई का इंतखाब करता है। अब यह अमेरिका इस्तेमाल हो रहा है या जानबूझकर कर रहा है, ये जो भी हो रहा है इसकी वजह से अमन खतरे में पड़ जाता है और डोनाल्ड ट्रंप एक ऐसी दलदल में फंस जाता है जिससे फिर वो निकलना उसके लिए मुश्किल होता है। उन्होंने एक और बात कही, उन्होंने कहा जो भी आप करते हैं हर मर्तबा नतीजा तो एक ही निकलता है, तो फायदा क्या आपको बार बार ये तजर्बात करने का? ईरानी कौम नहीं झुकेगी, वो हार नहीं मानेगी। ये बात कालीबाफ भी कहते हैं, ईरानी सदर भी कहते हैं, सुप्रीम लीडर की जानिब से जो बयान आता है वो भी यही है और अराक्ची भी यही कह रहे हैं कि जनाब हम सरेंडर नहीं करेंगे, हम झुकेंगे नहीं, हम कोई ऐसी डील कबूल नहीं करेंगे जिससे हमारी कौम की बेइज्जती हो। एक और बात उन्होंने की कि सीआईए ने जो दावा किया था, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि सीआईए ने दावा किया और खुफिया रिपोर्ट उनकी सामने आई। उनकी खुफिया रिपोर्ट के अंदर से दावा आया कि ईरान के पास अब भी उनके 70% मिसाइल बाकी हैं और 75% मिसाइल लॉन्च करने वाली जो मोबाइल व्हीकल्स हैं वो भी उनके पास सही सलामत मौजूद हैं। यानी ईरान अभी काफी कैपेसिटी रखता है जंग लड़ने की, ये सीआईए ने बताया। ये अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, लेकिन अब्बास अराक्ची ने कहा कि यह रिपोर्ट झूठी है। असल रिपोर्ट यह है कि हमारे पास अब 100% नहीं 120% हथियार है, क्योंकि ईरान के जितने हथियार इस्तेमाल हुए हैं उससे ज्यादा हथियार ईरान ने मजीद बना लिए हैं। अब ये एक बड़ा खौफनाक दावा है, क्योंकि ये सब कहते रहे हैं जंग के दौरान भी कि ईरान रोजाना की बुनियाद के ऊपर बड़ी तादाद में ड्रोन्स तैयार करता है और इन ड्रोन्स का अमेरिका के पास और उसके इत्तेहादियों के पास कोई हल नहीं है, वो इन्हें रोक नहीं पाते। तो एक तो दोबारा ये दावा किया ईरान ने कि हमने पहले से ज्यादा हथियार तैयार कर लिए हैं, हमने मिसाइल भी तैयार किए हैं, ड्रोन भी तैयार किए हैं। तो अब जो पहले जंग शुरू हुई थी 28 फरवरी को, उस वक्त जो हमारा जखीरा था मिसाइलों का और ड्रोन्स का, अब उससे 20% ज्यादा है। ये अब्बास अराक्ची ने स्टेटमेंट दिया। देखें, जंग के मैदान में ना जब माहौल बना हुआ होता है जंग का, तो ऐसा ही होता है, लोग बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं और एग्जेजरेशन करते हैं, प्रोपेगेंडा वॉर भी चलती है। अगर सीआईए 70% कह रहा है और ईरान कह रहा है कि 120% है, तो इसका मतलब यह है कि ईरान के पास हथियार बहुत ठीक ठाक मौजूद हैं। और यही वजह है कि अमेरिका और उसके इत्तेहादी उस वक्त तक कोई लड़ाई में नहीं जाना चाहते जब तक कि सारी दुनिया अमेरिका के साथ नहीं मिल जाती। और फिलहाल दुनिया अमेरिका के साथ मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही, यह भी हमें नजर आ रहा है। नाजरीन, इस वीलॉग में एक चीज मैं आपको बताऊं, जो कुछ गुज़िश्ता रात हुआ ना आपने हुर्मुज़ और उसके आसपास, उसकी वजह से ना कुछ चीजें बड़ी क्लियर हो गई। नंबर एक, इसका ईरान को फायदा हुआ। फायदा यह हुआ कि दुनिया भर की जो शिपिंग कंपनियां हैं उन्हें इस बात का आइडिया हो गया कि ईरान का इरादा क्या है और उसकी सलाहियत क्या है।
लिहाजा अब वो अमेरिका के ऊपर एतबार करके किसी किस्म का एडवेंचर नहीं करेंगी। अमरीकी बहरिया की मौजूदगी इस खित्ते में बेफायदा है, ये बात भी क्लियर हो गई कि वो किसी भी बहरी जहाज को स्कॉट करके वहां से नहीं निकाल पाएंगे, और अगर वो जहाजों को निकालेंगे भी तो ये मुस्तकिल तौर पे वो नहीं कर पाएंगे। हर जहाज को तहफ़्फ़ुज़ देना अमेरिका के बस में नहीं होगा, और कोई भी जहाज फायरिंग के इन हालात में इस खित्ते से बाहर नहीं निकल सकता। और एक ईरानी जो जैमर्स की एक सलाहियत है, वो भी कल रात को पता चली कि उनके जैमर्स कितने तगड़े हैं और कैसा सिस्टम उन्होंने इंस्टॉल किया है आबना हुर्मुज़ और उसकी सराउंडिंग में। तो अमेरिका को आइडिया हो गया, दुनिया को आइडिया हो गया, और ईरान को फायदा हो गया। ईरान ने एक टैंकर पकड़ भी लिया है, और इस टैंकर का जो नाम है, ये दो नाम इसके सामने आए। एक तो जिनली इसका नया नाम है, पुराना नाम इसका ओशियन कोई है। ये बारबाडोस के झंडे के साथ ये टैंकर था। इस टैंकर को पकड़ लिया ईरान ने, और इसके ऊपर ये इल्जाम लगाया कि ईरान ने अपने बनाए हुए नए ज़ाब्तों की खिलाफ वर्जी पर इसे कब्जे में लिया है। और ये उस वक्त खिलाफ वर्जी कर रहा था जब ईरान ने कहा था कि इस एरिया को छोड़ के लंगर उठा के जहाज पीछे चले जाएं। ये टैंकर वहां से नहीं गया तो ईरान ने इसको पकड़ के अपने कब्जे में ले लिया। तो यहां से ईरान ने अपनी बालादस्ती भी इस रीजन में साबित की है। ईरानी 3 टैंकर्स भी अभी रिपोर्ट हुए हैं कि वो खाली टैंकर्स ईरानी टैंकर से और वो अमरीकी नाकाबंदी को तोड़ते हुए और उनको चकमा देकर बड़े आराम से वापस आबना हुर्मुज़ की तरफ पहुंच गए हैं, और वो दोबारा से अब रीफिलिंग करेंगे। तो अमेरिका पे उसके इत्तेहादियों की जानिब से प्रेशर तो बढ़ रहा है, और जब डोनाल्ड ट्रंप पे प्रेशर बढ़ता है और जब उसको दी हुई कोई भी ब्रीफिंग फारिग हो जाती है कि हम ये करेंगे तो ये हो जाएगा, जब वो करके देखते हैं तो ईरानी रिस्पॉन्ड करते हैं, तो फिर डोनाल्ड ट्रंप हर मरतबा एक ही स्टेटमेंट देता है। जब ट्रंप की तवक्को के खिलाफ कुछ भी होता है तो डोनाल्ड ट्रंप एक ही बात करता है कि ये ईरानी बिल्कुल पागल है, हमारी उन लोगों से लड़ाई है जिनको बिल्कुल समझ नहीं है। ये हमेशा डोनाल्ड ट्रंप कहता है, और उस मौके पर कहता है जब उसे एक नया सरप्राइज मिलता है। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।